लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 36 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। डॉक्टर पर यहाँ की मिट्टी का मोह सवार हो गया। उसे लगता है मानो वो युग युग से इस धरती को पहचानता है। ये अपनी मिट्टी है। नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जंगल, मैदान, जीव जानवर, कीड़े मकोड़े, सभी में वो एक विशेषता देखता है। बनारस और पटना में भी गुलमोहर की डालियां लाल फूलों से लद जाती थीं। नेपाल की तराई में पहाड़ियों पर पलास और अमलतास को भी गले मिलकर फूलते देखा है। लेकिन इन फूलों के रंगों ने उस पर पहली बार जादू डाला है। गोल्ड मोहर, गुलमोहर, कृष्णचूड़ा। गुलमोहर का कृष्णचूड़ा नाम यहाँ कितना मौजू लगता है। काले कृष्ण के मुकुट में लाल फूल कितने सुंदर लगते होंगे। आम से लदे हुए पेड़ों को देखने के पहले उसकी आंखें इंसान के उन टिकोलों पर पड़ती हैं जिन्हें आमों की गुठलियों के सूखे गूदे की रोटी पर जिंदा रहना है। और ऐसे इंसान, भूखे अतृप्त इंसानों की आत्मा कभी भ्रष्ट नहीं हो या कभी विद्रोह नहीं करे, ऐसी आशा करनी ही बेवकूफ़ी है। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यित होता है। वो संतोष कितना महान है जिसके सहारे ये वर्ग जी रहा है। आखिर वो कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार शुद्धितों को अनुशासन में बांध रखा है। कफ से जकड़े हुए दोनों फेफड़े, ओढ़ने को वस्त्र नहीं, सोने को चटाई नहीं, पुआल भी नहीं। भीगी हुई धरती पर लेटा निमोनिया का रोगी मरता नहीं है, जी जाता है। कैसे? यहाँ विटामिनों की किस्में, उनके अलग अलग गुण और आवश्यकता पर लंबी और चौड़ी फहरिस्त बनाकर बंटवाने वालों की बुद्धि पर तरस खाने से क्या फायदा। मच्छरों की तस्वीरें, इससे बचने के उपायों को पोस्टरों पर चित्रित करके अथवा मैजिक लालटेन से तस्वीरें दिखाकर मलेरिया की विभीषिका को रोकने वाले किस देश के लोग थे। यहाँ तो उन मच्छरों की तस्वीरें देखते ही लोग कहते हैं, पुरैनिया जिला को लोग मच्छर के लिए बेकार बदनाम करते हैं। देखिए पश्चिम का मच्छर कितना बड़ा है, 1 हाथ लंबा देह, 4 हाथ मूढ़। बाप रे! डीडीटी और मसहरी की बात तो बहुत बड़ी हुई। देह में कड़वा तेल लगाना भी स्वर्गीय भोग विलास में गण्य है। तेल फुलेल तो जमींदार लोग लगाते हैं। स्वर्ग की परियां तेल फुलेल लेकर पुण्य करने वालों की सेवा करती हैं। खेतों में फैली हुई काली मिट्टी की संजीवनी इन्हें जिलाए रहती है। शस्य श्यामला सुजला सुफला इनकी मां नहीं। अब तो शायद धरती पर पैर रखने का भी अधिकार नहीं रहेगा। कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। सुई के छेद से हाथी निकाल लेने की बुद्धि ही आज सही बुद्धि है। और लोग तो बकवास करते हैं, बुद्धि विभ्रम रोग से पीड़ित हैं। जिसके पास हजारों बीघे जमीन है वो 5 बीघे जमीन की भूख से छटपटा रहा है। बेजमीन आदमी आदमी नहीं, वो तो जानवर है। डॉक्टर ममता को लिखता है, तुम जो भाषा बोलती हो उसे ये नहीं समझ सकते। तुम इनकी भाषा नहीं समझ सकती। तुम जो खाती हो ये नहीं खा सकते। तुम जो पहनती हो ये नहीं पहन सकते। तुम जैसे सोती हो, बैठती हो, हंसती हो, बोलती हो, ये वैसा कुछ नहीं कर सकते। फिर तुम इन्हें आदमी कैसे कहती हो? वो आदमी का डॉक्टर है, जानवर का नहीं। टेस्ट ट्यूबों में आदमी और जानवर के खून अलग अलग रखे हुए हैं। दोनों के सिरम की अलग अलग जरूरतें हैं। डॉक्टर आदमी के खून वाली ट्यूब को हाथ में लेकर जरा और ऊपर उठाकर गौर से देखता है। वो जानना चाहता है, देखना चाहता है कि इन इंसानों और जानवरों की रक्त कणिका में कितना विभेद है, कितना सामंजस्य है। खून से भरे हुए टेस्ट ट्यूबों में अब कोई आकर्षण नहीं। क्या करेगा वो संजीवनी बूटी खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मैलेग्नेट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल कर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं महात्मा गांधी ने कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। वो नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। उसने ममता को लिखा है, यहाँ की मिट्टी में बिखरे लाखों लाख इंसानों की जिंदगी के सुनहरे सपनों को बटोरकर, अधूरे अरमानों को बटोरकर यहाँ के प्राणी के जीव कोश में भर देने की कल्पना मैंने की थी। मैंने कल्पना की थी हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की कंदराओं में त्रिवेणी के संगम पर, अरुण तिमुर और सुणकोशी के संगम पर एक विशाल डैम बनाने के लिए पर्वत तोड़ परिश्रम कर रहे हैं।
लाखों एकड़ बंध्या धरती, कोशी कवलित मरी हुई मिट्टी शस्य श्यामला हो उठेगी। कफन जैसे सफेद बालू भरे मैदान में धानी रंग की जिंदगी के बेर लग जाएंगे। मकई के खेतों में घास गढ़ती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेंगी। मोती जैसे सफेद दांतों की चमक। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वो बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। एनोफ्लीज से भी ज्यादा खतरनाक, सैंड फ्लाई से भी ज्यादा जहरीले हैं यहाँ के। सैंड फ्लाई यानी काला आजार का मच्छर। नहीं, शायद वो कालीचरण की तरह तुलनात्मक उदाहरण दे बैठेगा। कालीचरण किसानों के बीच भाषण दे रहा था। ये पूंजीपति और जमींदार खटमल और मच्छरों की तरह शोषक हैं। खटमल इसलिए बहुत से मारवाड़ियों के नाम के साथ मल लगा हुआ है, और जमींदारों के बच्चे मिस्टर कहलाते हैं। मिस्टर मच्छर। दरार पड़ी दीवार, ये गिरेगी, इसे गिरने दो। ये समाज कब तक टिका रह सकेगा? कविवर हंस कुमार तिवारी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं दो चिनगारी दे दूंगा। गुलमोहर, आज का फूल, सारी कुरूपता जल रही है। लाल लाल। कमल कमला नदी के गड्ढों में कमल की अधमुदी कलियां अपने कोश में नई जिंदगी के पराग भरकर खिलना ही चाहती हैं। ओ तुम कमला, इतनी रात में अकेली आई हो? डॉक्टर, बोलो, सच बोलो। मैं 1.5 घंटे से खड़ी देख रही हूं। तुमको क्या हो गया है? क्या तुम्हें भी अब डर लगता है? सिर चकराता है? देखो, कान के पास गर्मी सी मालूम होती है। दुनिया घूमती सी मालूम पड़ती है। डॉक्टर, डॉक्टर, प्यारू। कमल की भीनी भीनी खुशबू, कोमल पंखुड़ियों का कमनीय स्पर्श। कमला, ओह, मैं कमला की गोद में हूं। मुझे नींद न लग जाए। मुझे उठकर बैठ जाना चाहिए। मेरी मंजिल। कमला, चलो तुम्हें पहुंचा दूं। लेटे रहो बेटा। ओह, मौसी तुम आ गई। प्यारू कहता है कल सुबह से सिर्फ चाय पीकर है, तो सिर नहीं चक्कर देगा। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 36, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 37, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के दरवाजे पर पंचायत बैठी है। दोनों तहसीलदार के अगल बगल में बालदेव जी और कालीचरण जी बैठे हैं। बाभन राजपूत के साथ बैठा है यादव एक ही ऊंचे सफरे पर। सफरे यानी बिछावन या दरी। अरे, जीबेसर मोची भी उसी कंबल पर बैठा है। बस अब रास्ते पर आ रहा है। देखो, आज तहसीलदार हरगौरी किस तरह हंस हंसकर कालीचरण से बात कर रहा है, मानो एक प्याली का दोस्त है। हाँ, तो यादवों को अब जमाहिर लाल भी छत्री मान लिए हैं। कौन क्या बोल सकता है? बावनदास कौन जात है? कहाँ है बावनदास? पुरैनिया गया है। आज पंचायत के दिन उसको रहना चाहिए था। अरे भाई, बाहरी आदमी फिर बाहरी आदमी है। उसको इस गांव से कौन जरूरत है? यहां नहीं वहां। लेकिन कालीचरण बाल। डोमन ठाकुर क्या कहता है सुनो। ठाकुर यानी नाई टोले से और रजक टोले से एक एक आदमी को ऊंचे सफरे पर बैठने के लिए चुन लिया जाए। ओ आओ डोमन भाई, अपने टोले से किसको पंच चुनते हो? बोलो, तुम ही आओ। और रजक टोले से तो प्यारे लाल है ही। आओ प्यारे। कालीचरण प्यारे को अपने ही पास बिठलाता है। तो बात यह है कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी सुपारी कतरते हुए कहते हैं, जमाना बहुत खराब आ रहा है। जो लोग अखबार गजट पढ़ते हैं वही जानते हैं कि कितना खराब जमाना आ रहा है। बंगाल की तरह अकाल फैलेगा। बंगाल के अकाल के बारे में नहीं जानते? अरे चरवाहा सब गाता है, सुने नहीं हो? बड़ जुलुम कैलक अकलवारे, बंगाल मुलुकवा में 4 करोड़ आदमी मरल। पूछो कालीचरण से। बालदेव भी कहेगा कि बंगाल के अकाल जैसा अकाल कभी पड़ा? उम्र ज्यादा होने से क्या हुआ? जो लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं वे दुनिया की बातों से वाकिफ कैसे हो सकते हैं? मैं ही पहले से यदि कर कचहरी कटिहार पूर्णिया नहीं जाता तो कूपमंडू रहता, कुएं का बैंग। देखो,
सरकार सभी धान वालों से धान वसूल रही है। क्यों? सरकार को पूरा डर है कि अकाल फैलेगा, इसलिए अपने हाथ में बरबखत के लिए पूरी स्टॉक करना जरूरी है। अरे तुमको तो 3 आदमी की फिक्र करनी पड़ती है, तो साल भर बाप बाप चिल्लाते हो, कभी इंद्र भगवान से पानी मांगते हो, सूरज भगवान से धूप उगाने के लिए कहते हो, नौकरी करते हो, कर्ज लेते हो, और जिसको समूचा भारतवर्ष हिंदुस्तान की फिक्र करनी पड़ती है, उसकी क्या हालत होती होगी। अभी तुरंत ही तो सभी लीडर जेहल से निकले हैं, तुरंत मिनिस्ट्री लिया है। यदि अकाल पड़ गया तो जो स्वराज मिलने वाला है वही नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा भी तो उसकी सारी ताकत तो लोगों को खिलाने में ही लग जाएगी। इसलिए हम लोगों को धरती से ज्यादा अन्न उपजाना चाहिए। अभी मान लो कि कर कचहरी फर फौजदारी करके तुम खेत पर दफा 144 लगा देते हो, फिर 145 होगा। इससे जमीन में धान तो रोपा नहीं जाएगा, खेत पड़ती रहेगा और अन्न होगा नहीं। इसके बाद मालिक लोगों से ही यदि धान मांगोगे तो कहाँ से देंगे मालिक लोग? अपने खर्च के लायक धान मालिकों के पास होगा नहीं और सरकार वसूल करेगी लाठी के हाथ से, कानून से। बड़े मालिकों के बखारों में भी चमगादड़ झूलेंगे। तो हमारा यही कहना है कि सभी भाई आपस में विचार कर मिलकर देखो कि किस काम में भलाई है। अरे तो ये पंचायत सिर्फ बेजमीन वालों को ही सीख देने के लिए बिठाई गई है। चुप रहो, तहसीलदार जो कह रहे हैं नहीं समझ रहे हो। पक्की बात कहते हैं तहसीलदार, काबिल आदमी है। अरे आज ही ये कालीचरण और बालदेव आया है ना, पहले तो हम लोगों के आंख कान यही थे। इन्हीं के यहाँ बैठकर गजट में सुना था कि नेताजी सिंगापुर में पुसूप विमान पर आ गए हैं। तहसीलदार ठीक कहते हैं। तहसीलदार बाबू, माए बाप, आप ठीक ही कहते हैं। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। हाँ हाँ तहसीलदार काका, आप ही जो कहिए। ठीक है, क्या कालीचरण जी? तहसीलदार हरगौरी हंसकर पूछता है। कालीचरण को जी कहते हैं हरगौरी बाबू भी। ठीक है, तहसीलदार साहब ठीक कहते हैं। तो भाई हम तो हिंदुस्तान भारतवर्ष की बात नहीं जानते, हम अपने गांव की बात जानते हैं। आप भला तो जग भला। हम तो इसी में गांव का कल्याण देखते हैं कि सभी भाई, क्या गरीब क्या अमीर, सब भाई मिलकर एकता से रहें। ना कोई जमीन छुड़ावे और ना कोई गलत दावा करे। जैसे पहले जोतते आबादते थे, आबाद करें, बांट दें। न रसीद मांगे न नकदी के लिए दरखास्त दें। दोनों को समझना होगा। क्यों हरगौरी बाबू, सुनते हो? तो अपने मैनेजर से जाकर कह देना कि हुजूर अब भी होश करें। यदि इस तरह रैयतों के साथ दुश्मनी करेंगे, कम से कम हमारे यहाँ के रैयतों से, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। सभी बात तो हमारी ही हाथ में है। हम अभी गवाही दे दें कि हाँ हुजूर आली, ये सब फर्जी काम हमसे करवाया गया है, और कल कागज पत्तर चिट्ठी चपाती रुक का परवाना दिखला दें, तो बस खूब सहित कबूतराय नमः। पंचायत के सभी लोग मुक्त अट्टहास कर बैठते हैं। अरे तो किस खानदान का तहसीलदार है, ये भी तो देखना चाहिए। सिंह जी हंसते हुए कहते हैं। महारानी चंपावती। हंसी का दूसरा वेग सैकड़ों सरल हृदय इंसानों को गुदगुदी लगाती है। अच्छा, अब काम की बात हो। सुनो कालीचरण बेटा, लीडर बने हो तो बड़ा अच्छा काम है। बाबू गांव का नाम तो इसी में है। कोई सोशलिस्ट का लीडर है तो कोई कांग्रेस का, तो कोई काली टोपी का। लेकिन देख लो भैया, हम गांव के सभी लौंडों के अकेले मालिक हैं। यदि गांव में इधर उधर कुछ किए तो पीठ की चमड़ी भी उधेड़ ले। खेलावन जोतकी जी, आप ही लोग कहिए। जो लौंडे हमको कहते हैं काका, मामा, भैया, फूफा, उन लड़कों की गलती पर यदि हम कान पकड़कर मल दें या 2 कड़ी बात कह दें तो हमको कोई दोख देगा? नहीं, आप वाजिब बात कहते हैं। हम गांव से बाहर थोड़े ही हैं, लेकिन एक बात हम भी पहले ही कह देते हैं। अभी आप जैसा करने के लिए कहते हैं हम लोग करें, बाद में फिर हमारी गर्दन पर छुरी चले तब। कालीचरण कहता है। इसका जिम्मा हम लेते हैं। अरे हमने कहा ना कि सभी खेला मेरे हाथ में है। तो ठीक है, हम गांव से बाहर थोड़े हैं। ठीक बात, लेकिन सभी भाई सुन लीजिए, यदि गांव के बाहर का कोई बाहरी हम पर हमला करे तो इसका मुकाबला सभी को मिलकर करना होगा। हाँ, यदि बाहर वाले इस गांव के जमीन वालों पर हमला करें तो सबों को सहायता करनी होगी। गांव की जमीन गांव में रहेगी, बाहर वाली क्यों लेंगे, समझे? हाँ, ठीक है। बहुत रात हो गई, आसमान में बादल उमड़ आए हैं, वर्षा होगी। दुहाई इंद्र महाराज, बरसो। हर साल बरसात के मौसम में यही होता है।
भगवान के हाथ की बात इंसान क्या जाने। इंद्र भगवान से प्रार्थना की जाती है, बरसाओ हे इंद्र महाराज। जरा भी आसमान की किसी कोने में काले बादलों का जमा हुआ, बिजली चमकी कि बरसों बरसों की पुकार घर घर से सुनाई पड़ती है। जमीन वालों बेजमीनों सबों की रोटी का प्रश्न है। और यदि लगातार 5 दिन तक घनघोर वर्षा हुई और खेतों के आल डूबे कि जरा 1 सप्ताह सब्र करो महाराज। इंद्र महाराज की खुशी। यदि उनका मिजाज अच्छा रहा तो प्रार्थना पर विचार कर 1 सप्ताह सब्र कर गए। मौके से वर्षा होती गई, धूप भी उगती रही तो फिर धान रखने की जगह नहीं मिलेगी। मूसिन पूछे मुझ से, कहाँ के रखब धान। ये घाघ की एक सूक्ति है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पास डाक वचनामृत, भविष्य फल और खान बचन है। पंजिका से हिसाब निकालकर बता देंगे कि ये पक्ष सूखेगा या झरेगा। नक्षत्रों की गणना में यदि स्त्री स्त्री का संयोग हुआ तो 0, यदि पुरुष पुरुष का संयोग निकला तो 0। 1 बूंद भी वर्षा नहीं होगी। चिल्लाने से क्या होगा। ततमा टोला, पासवान टोला, धानुक कुर्मी टोला तथा कोयरी टोला की औरतें हर साल ऐसे समय में इंद्र महाराज को रिझाने के लिए, बादल को सरसाने के लिए जाट जट्टिन खेलती हैं। आज भी जाट जट्टिन का आयोजन है। कल तो पिछियारी टोली की औरतों ने किया था। बादल का एक टुकड़ा थोड़ी देर के लिए आकर चांद को ढक गया था। आज पूर्णिमा है। कल से यदि बरखा नहीं हुई तो सारा पख सूखा रहेगा। ततमा टोली की औरतों ने बाबू टोला की औरतों को निमंत्रण दिया है। एक साथ सब मिलकर जाट जट्टिन खेलें, जरूर बरखा होगी। गुआर टोली और कायस्थ टोली के बीच में जो 15 रस्सी मैदान खाली है, उसी में औरतें जमा हुई हैं। जाट के पास हजारों हजार भैंसे हैं। वो उन्हें चराने के लिए कोशी के किनारे जाता है। जट्टिन घर में रहती है, दूध घी और दही की बिक्री करती है, हिसाब रखती है। सास या पति से झगड़कर रूठकर जट्टिन नहर चली गई। जाट उसे ढूंढने जा रहा है। जट्टिन बड़ी सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चारों ओर चर्चा होती थी। सुनरी हमर जटिनियां हो बाबूजी, पातरी बांस के छौकनियां हो बाबूजी, गोरी हमार जटिनियां हो बाबूजी, चांदनी रात के इंजोरिया हो बाबूजी, नान्ही नान्ही दतवा पातर ठोरवा, छटके जैसन बिजलिया। इसलिए जाट को गांव के हर एक मालिक, नायक या मंडल पर संदेह। जट्टिन नहर नहीं जा सकेगी। किसी ने जरूर उसे अपने घर में रख लिया होगा। रास्ते में कितने गांव हैं, कितनी नदियां हैं, कितने घाट और घटवार हैं। वो रास्ते के हर गांव के मालिक मड़र और नायक के यहां जाता है। मालिक मड़र यानी मंडल प्रमुख। नायक जी हो नायक हो, खोलो देहो केवड़िया हो नायक जी, ढूंढे देहो जटिनिया हो नायक जी। जट्टिन बनी है रंपियरिया और जाट बनी है कोयरी टोला की मखनी। मखनी ठीक मर्दों जैसी लगती है। जाट जट्टिन अभिनय के साथ और भी सामयिक अभिनय तथा व्यंग नाट्य बीच बीच में होते हैं। फुलिया बनी है डॉक्टर। उसने कमल के फल की डंडी को किस तरह जोड़ जोड़कर डॉक्टर के गले में झूलने वाला आला बनाया है। सनीचरा का नया पैजामा मांग लाई है और बेहुला नाच वालों के यहां से साहबी टोपा और कोट मांग लाई है। ए मैन, इधर आता है, बोलो क्या होता है। हुजूर, थोड़ा सिर दुखता है, थोड़ा आंख भी दुखता है, थोड़ा कान भी दर्द करता है और कलेजा भी धुक धुक करता है। सर्दी भी होता है, गर्मी भी लगता है, भूख नहीं लगता, और जब भूख लगता है तो खाना नहीं मिलता। रोगी बनी है धानुक टोले की सूरती। खूब बात जोड़ती है। अरे बाप रे बाप, ऐसा बीमारी तो कभी ना ही देखा। तुम्हारा नेबज देखे देखकर तुम नहीं बचेगा। तुम्हारा बीमारी को कीड़ा हो गया, जक्सन लगेगा। दूसरी रोगनी आती है, कुर्मी टोले की ताराबत्ती। ए औरत, तुमको क्या हुआ? हमारा दिल धक धक करता है। अरे बाप, यहां तो सबों का दिल धक धक करता है। हमारा भी दिल धक धक करने लगा। डॉक्टर और रोगनी दोनों डरते हुए एक दूसरे को बाहों में पकड़ लेती हैं। दिल धक धक, दिल धक धक। औरतों की मंडली हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। बूढ़ियों की खांसी उभर आती है। हो खो खो खो, अखों खूब किया। मर्दों को जाट जट्टिन देखने का एकदम हक नहीं है। यदि ये मालूम हो गया कि किसी ने छिपकर भी देखा है तो दूसरे ही दिन पंचायत में चली जाएगी बात। जिसकी मूछें नहीं उगी हैं वो देख सकता है। अंत में औरतें मिलकर हल जोतती हैं।
हल और बैल किसी का ले आती हैं और जोतते समय गांव के बड़े बड़े किसानों को गाली देती हैं। अरे बिस्नाथ तहसीलदरवा, जल्दी पानी ला रे, प्यास से मर रहे हैं रे। अरे सिंघवा से पहिया रे, पानी लाओ रे। अरे राम खिलौना रे, पानी ला रे। इस गाली को कोई बुरा नहीं मानते, बल्कि किसी बड़े किसान का नाम छूट जाए तो उसे तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। इस बार डॉक्टर को भी गाली दी जाती है। अरे डॉक्टरवा रे, अरे पर संतो रे, जल्दी से बोतल में पानी लेके आ रे। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे हैं, बिजली भी चमक रही है। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 37, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 38, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 2 दिन से बदली छाई हुई है, आसमान कभी साफ नहीं होता। 2-3 घंटों के लिए बरसा रुकी, बूंदाबांदी हुई, फिर फुहिया। एक छोटा सा सफेद बादल का टुकड़ा भी यदि नीचे की ओर आ गया तो हर हराकर वर्षा होने लगती है। आषाढ़ के बादल। रात में मेंढकों की टरटराहट के साथ असंख्य कीट पतंगों की आवाज शून्य में एक अटूट रागनी बजा रही है। टर्र मैकू, ची झी ची किर्र किर्र सी किटिर किटिर जी टर्र। कोठारिन लक्ष्मी दासिन को नींद नहीं आ रही है। चित्त बड़ा चंचल है। रह रहकर ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर कोई पतंगा घुरघुरा रहा है। वो रह रहकर उठती है, बिछावन झाड़ती है, कपड़े झाड़ती है, लेकिन वही सरसराहट। वो लालटेन की रोशनी तेज कर बीजक लेकर बैठ जाती है। जाना नहीं, बूझा नहीं, समुझी किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। कौन राह बतावे? नहीं, उसने बालदेव जी को जाना है, अच्छी तरह पहचाना है। महंत सेवादास जी कहते थे, लक्ष्मी, बालदेव साधु पुरुष है। लेकिन बालदेव जी तो इतने लाजुक है कि ये कभी एकांत में बात करना चाहो तो थर थर कांपने लगे, चेहरा लाल हो जाए, लाज से या डर से। लेकिन बिरह बाण से घायल लक्ष्मी का मन सिसक सिसक कर रह जाता है। बिरह बाण जी ला गया, औषध लगे न ताही, सुसकी सुसकी मरी मरी जीवें, उठे कराही कराही। किंतु बालदेव जी को क्या पता लक्ष्मी क्या करे। टर्र मैक मैक झी टिंक टिंक झिर्री। नहीं, लक्ष्मी अब नहीं सह सकेगी। वो बालदेव जी के पास जाएगी। पसेहरी नहीं है बालदेव जी को, मच्छर काटता होगा। नहीं, वो नहीं जाएगी। वो क्यों जाएगी? पानी प्यावत क्या फिरो, घर घर सायर बारी, तृषावंत जो होएगा पीवेगा झखमारी। रामदास, महंत रामदास अब लक्ष्मी से बहुत कम बोलते हैं। वे नाम के महंत हैं। वे कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। कितनी आमदनी और कितना खर्च होता है उनको क्या पता। 20 से ज्यादा तो गिनना नहीं जानते। कौड़ी का हिसाब जानते हैं। रामदास जी समझ गए हैं कि यदि लक्ष्मी मठ को एक दिन के लिए भी छोड़ दे तो रामदास के लिए यहां टिका रहना मुश्किल होगा। लक्ष्मी जादू मंत्र जानती है। क्या कागज पत्तर, क्या खेतीबाड़ी और क्या हाकिम महाजन, सभी में वो अव्वल है। महंत रामदास जी समझ गए हैं कि यदि इज्जत के साथ बैठकर दूध मलाई भोग करना हो तो लक्ष्मी को जरा भी अप्रसन्न नहीं किया जाए। तन का ताप मन को चंचल तो करता है, लेकिन क्या किया जाए। यदि एक दासिन रखने का हुक्म लक्ष्मी दे दे तो। गड़गड़ाम गड़गड़ बादल घुमड़ा, बिजली चमकी और हरहराकर वर्षा होने लगी। हाँ, अब कल से धन रोपनी शुरू होगी। जय इंदर महाराज, बरसो बरसो। लेकिन बीचड़ के लिए धान कहाँ से मिलेगा? बीचड़ यानी धान का बीज, धान का एक छोटा सा पौधा। आज तो पंचायत में सभी बड़े मालिक लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। कल ही देखना कैसी बात करते हैं। अपने खर्चा के जोग ही धान नहीं है, बीहन नहीं है, अथवा पहले हमको बोने दो। गड़गड़ाम गुड़ुम, बीहन का धान मालिकों को देना होगा। हमेशा देते आए हैं, इस बार क्यों नहीं देंगे? कालीचरण ऑफिस में सोए अधसोए और लेटे लोगों से कहता है, और बार दूना लेते थे, बीहन का दूना। इस बार सो सब नहीं चलेगा। यदि तहसीलदार मामा ने ऐसा प्रबंध नहीं किया तो फिर संघर्ष। बिजली चमकती है, बादल झूम झूम कर बरस रहे हैं। मंगला अब कालीचरण के आंगन में रहती है।
कालीचरण की माँ अंधी है। कालीचरण की एक बेवा अधेड़ फूफू है। मंगला की मीठी बोली सुनकर कालीचरण की माँ की आंखें सजल हो उठती हैं और फूफू की आंखें लाल। जब जब बिजली चमकती है, पछवारिया घर के ओसारे पर सोई फूफू पुअरिया घर की ओर देखती है। आदमी की छाया नहीं, बांस है। पुअरिया घर में सोई मंगला भी जगी है। बादलों के गरजने और बिजली के चमकने से उसे बड़ा डर लगता है। बचपन से ही वो बादल, बिजली और आंधी से डरती है। और यहाँ की बरसा तो फिर बिजली चमकी। कौन? मंगला फुसफुसाकर पूछती है। कौन? भीगे हुए पैरों के छाप बिजली की चमक में स्पष्ट दिखाई देते हैं। सोनाए यादव अपनी झोपड़ी में 12 मासा की तान छेड़ देता है। एही प्रीत कारण सेत बांधल, सिया उदेस श्री राम है। सावन है सखी सबद सुहावन, रिमझिम बरसत मेघ है। रिमझिम बरसत मेघ। कमली को डॉक्टर की याद आ रही है। कहीं खिड़कियां खुली न हो। खिड़की के पास ही डॉक्टर सोता है। बिछावन भींग गया होगा। कल से बुखार है, सर्दी लग गई है। ना जाने डॉक्टर को क्या हो गया है। कहीं मौसी सचमुच में डायन तो नहीं। डॉक्टर को बादल बड़े अच्छे लगते हैं। कल कह रहा था, मैं वर्षा में दौड़ दौड़ कर नहाना चाहता हूं। छरर छरर बादल मानो धरती पर उतर कर दौड़ रहे हैं। छहर छहर छहर। बिरसा मांझी अब लेटा नहीं रह सकता। परसों गांव वालों ने मीटिंग किया है। बाहरी आदमी यदि चढ़ाई करे तो सब मिलकर मुकाबला करेंगे। कालीचरण भी था और बालदेव भी। संथाल बाहरी लोग हैं। तहसीलदार हर गौरी का सिपाही आज जमीन सब देख रहा था। अख्ता भदय धान पक गया है। काटेंगे क्या? किस खेत में कौन धान बोएंगे? तो क्या सचमुच में संथालों की जमीन छुड़ा लेंगे तहसीलदार? जमींदारी प्रथा खत्म हुई, लेकिन तहसीलदार जमीन से बेदखल कर रहा है। बात समझ में नहीं आ रही है। क्या होगा? कल ही देखना है। जमीन पर हल लेकर आवेगा तहसीलदार। भदय धान काटने आवेगा। तब देखा जाएगा। पहले से क्या सोच फिकर। वो अब लेटा नहीं रह सकता। लेटे ही लेटे मादल पर वो हाथ फेरता है। रिन रिन ता धिनता, गुड़गुड़ुम गुड़ुम गुड़ुम। बिजलियां चमकती हैं। कल बीचड़ मिलेगा या नहीं? बालदेव जी को मच्छर क्यों नहीं काटता है? कालीचरण की फूफी सोती क्यों नहीं? और डॉक्टर की खिड़की बंद है या खुली? इसका जवाब तो कल मिलेगा। अभी जो ये सोनाए यादव 12 मासा अलाप रहा है, इसको क्या कहा जाए? गांव घर में गाने की चीज नहीं 12 मासा। अजीब है ये सोनाए भी। कुंवर बिजे भान या लौरिक नहीं, 12 मासा। खेतान रोपनी करते समय गाने वाला गीत 12 मासा। धान के खेतों में पांवों की छप छप आवाज के साथ वो गीत इतना मनोहर लगता है कि आदमी सब कुछ भूल जाए। ये संथाल टोली में मांदर क्यों बजा रहा है? बेवजह। और जब ये सोनाए 12 मासा गा ही रहा है तो 4 कड़ी सुनने दो बाबा। बेताल का ताल बजा रहे हो। बरसा की छटपटाहट और बादलों की घुमड़न में मांदर की आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती है। गनीमत है। ओह, सोनाए ने अब झूमर 12 मासा शुरू किया है। अरे फागुन मास रे गवना मोरा होइत, कि पहिरू बसंती रंग है। बाट चलित अकेशिया संभारी बान्हू, अचराहे पवन झरे है। डॉक्टर अब गांव की भाषा समझता ही नहीं, बोलता भी है। ग्राम्य गीतों को सुनकर वो केस हिस्ट्री लिखना भी भूल जाता है। गीतों का अर्थ शायद वो ज्यादा समझता है, सोनाए से भी ज्यादा। अचरा है पवन झरे है, आंचल उड़ी उड़ी जाए। गांव के और लोग कहेंगे कि रात में रह रहकर वर्षा होती थी। आधा घंटा बंद, फिर झरझर। लेकिन डॉक्टर कहेगा, सारी रात बरसा होती रही, कभी बूंद रुकी नहीं। विशाल बड़ के तले करकट टीन के छप्पर वाले घर पर जो बूंदें पड़ती थी, कोठी के बाग में झरझराहट कभी बंद नहीं हुई। तो सुबह हो गई। सोनाए अब खेत में गीत गा रहा है। सोनाए अकेला नहीं है। सैकड़ों कंठों में एक एक विरहिन मैथिली बैठी हुई कूक रही है। आम जे कटहल तूत जे बढ़ल, नेबुआ अधिक सुरेब। मास आषाढ़ हो रामा, पंथ जानी चढ़िए, दूर ही से गरजत मेघ रे मोर। बाग में आम, कटहल, तूत और बड़हल के अलावा कागजी नींबू की डाली भी झुकी हुई है और दूर से मेघ भी गरज कर कह रहा है, आपन थी, अभी राह मत चलना।
लोग दूर के साथी को अपने पास बुलाते हैं, विरह में तड़पते हैं, मेघों के द्वारा संदेश भेजते हैं और घर आया हुआ परदेशी बाहर लौट जाना चाहता है। नहीं नहीं, बिजली की हर चमक पर मैं चौंक चौंक कर रह जाऊंगी। बादल जब गरजते हैं तो कलेजे की धड़कन बढ़ जाती है। अरे मास आषाढ़े हे, गरजे घन, बिजरुई चमके सखिए, मोहे तजी कंता जाए परदेसा, कि उमड़ा कमला माई है, हाँ रे हाँ रे। कमला में बाढ़ आ जाए तो कंत रुक जाए, इसलिए कमला नदी को उमड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जिसके कंत परदेश से लौट आए हैं उनकी खुशी का क्या पूछना। जुलनी रागनी उन्हीं सौभाग्यवतियों के हृदय के मिलनोच्छ्वास से झूम रही है खेतों में। मास अषाढ़ चढ़ल बरसाती, घर घर सखी सब झूलनी लगाती, झूली गावती मंगल बानी, सावन सखी अली है मस्त जवानी। देखो 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 सखीरी ब्रजबाला, कहाँ गए जशोधा कुमार नंदलाला, देखो देखो। घर का कंत कहीं गांव में राह न भूल जाए। देखो देखो कहाँ गए, किसी की झूलनी पर झूल तो नहीं रहे। चाय? कौन, कमला? डॉक्टर अकचका जाता है। हाँ, चमकते क्यों हो? तुमको भी सुई का डर लगता है? ये मीठी दवा नहीं, मीठी चाय है डॉक्टर साहब। जब चाय पीकर ही जीना है तो आंख खुलते ही गर्म चाय की प्याली सामने रखने की जरूरत है। कमला पास की कुर्सी पर बैठकर चाय बनाती है। प्यारू खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। प्यारू को इतना खुश बहुत कम बार देखा गया है। अब समझे, ये प्यारू नहीं कि हर बात में नहीं कर टाल दिया। चाय बनावें तो नहीं, अंडा बनावें तो नहीं, खाना परोसे तो नहीं। अब समझे। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 38, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 39, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। संथाल लोग गांव के नहीं, बाहरी आदमी हैं। जरा विचार कर देखो, ये तंत्रिमा का सरदार है। अच्छा तुम ही बताओ जगरू, तुम लोग कौन तत्मा हो? मगहिया हो ना? अच्छा कहो, तुम्हारे दादा ही पश्चिम से आए और तुम्हारी बेटी तिरहुतिया तंत्रिमा के यहां ब्याही गई है। मगहिया चाल चलन भूल गए, अब तिरहुतिया और मगहिया एक हो गए हो। लेकिन संथालों में भी कमार हैं, माझी हैं। वे लोग अपने को यहाँ के कमार और माझी में कभी खपा सके नहीं। वे तो हमेशा हम लोगों को ही छोटा कहते हैं। गांव से बाहर रहते हैं। कहो तो गाने किसी संथाल को। विदेशिया का गाना या एक कड़ी चैती कभी नहीं गावेगा। इस देश का दारू हरगिज नहीं पिएगा। जब पिएगा तो पंचाए ही। समझो, सोचो। तहसीलदार साहब दरवाजे पर बैठे हुए बीहन लेने वालों से कहते हैं। 150 से ज्यादा लोग हैं। कालीचरण जी भी हैं, वासुदेव जी और बालदेव जी भी हैं। तहसीलदार साहब एकदम ठीक कह रहे हैं। नी भाई, जो भी हो, तहसीलदार साहब ही एक आदमी हैं जो कि गांव की भलाई बुराई की बात समझते हैं। ठीक कहते हैं तहसीलदार साहब। एकदम से फाटक खोल हुक्म दे दिए हैं। कोई बात नहीं, इस बार तुम लोगों को संदेह क्यों हुआ? अधियादार लोग ही बीहन के वाजिब हकदार हैं, और जो लोग मेरे अधिया नहीं हैं उन्हीं से पूछो कि किसी साल हमने लौटाया है किसी को। तब ये है कि पिछले साल जैसी उपज हुई थी सो तो देखा ही हुआ है। तिस पर पेडीलावी कानून का देना अभी बाकी है। पेडीलावी यानी पैड़ी लेवी कानून। बहुत कोशिश पैरवी करके किसी तरह 100 मन कराया है। हरगौरी बाबू की कृपा से तो 500 मन लग गया था। इनसे शायद दारोगा साहब ने पूछा और उन्होंने बता दिया कि 5000 मन धान होता है। वो तो थाना कांग्रेस के सेक्रेटरी ने कितनी कोशिश करके इसको 100 मन बनाया है। कल हरगौरी बाबू से पूछ रहे थे कि कहिए बाबू हरगौरी जी, यदि 500 मन धान अभी दे देते तो गांव वालों को बीहन और खर्चा कहाँ से मिलता? तहसीलदार होने से ही नहीं होता। ठीक बात, ठीक बात, वाजिब कहते हैं तहसीलदार साहब। कालीचरण के मन में बहुत से सवाल आते हैं, पर वो नहीं पूछेगा। उस दिन सेक्रेटरी साहब ने साफ कह दिया कि कामरेड, अभी संघर्ष मत छेड़ो। सबसे पहले अभी किसी एक इलाके में एक एरिया लेकर इसको स्पारमिन करेंगे। स्पारमिन यानी एक्सपेरिमेंट। तब इसके बाद और इलाके में इसके लिए हुक्म देंगे। सो भी संघर्ष से 1 महीना पहले दरखास्त लेना होगा लोगों से, फिर इंक्वायरी, फिर एजुक्यूटिव मीटिंग,
तब जाकर राय मिलेगी कि संघर्ष करना चाहिए कि नहीं। मेल माफत और पंचायत से अभी जो काम चले चलाइए, कुछ दिनों के बाद तो पार्टी एकदम धावा बोल देगी। हाँ, तहसीलदार साहब ठीक कहते हैं। कालीचरण भी कहता है, बालदेव जी भी कहते हैं। बौनदास कहाँ है? पुरैनिया से लौटकर नहीं आया है। हरगौरी बाबू भी अच्छी तरह समझ गए हैं कि काली टोपी वाले नौजवानों की लाठियों से ज्यादा खतरनाक हथियार है कानूनी नुक्स। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद इसके माहिर हैं। उनसे अभी बैर लेना ठीक नहीं। सिंह जी को हरगौरी की तहसीलदारी पर पूरा भरोसा था, काली टोपी वाले संयोजक जी पर पूरा विश्वास था। लेकिन तहसीलदार विश्वनाथ ने तो कानून की ऐसी लकड़ी लगाई है कि भूमि हार भी मात। राजपूत का बल्लम बरछा उसके आगे क्या करेगा? ऊपर से कितना हंसमुख और कितना मीठ बोलिया है तहसीलदार बिस्नाथ, लेकिन पेट में जिलेबी का चक्कर है। राज का नया सर्किल मैनेजर दांतों तले उंगली दबाता है। ऐसा कानूनची आदमी। कहा इस्तीफा दे दो, इसलिए तड़ाक से दे दिया। कांग्रेसी का लीडर हो गया। हद है, इससे पार पाना मुश्किल है। हरगौरी ने सिंह जी के नाम संथाल टोली की 25 एकड़ जमीन बेनामी करवाई है, जिसमें से 2 एकड़ सिंह जी को मिलेगी। खेलावन ने भी 5 बीघा संथाल टोली की बंदोबस्त ली है। बेतार का खबर सुमृतदास कोयरी टोला वालों से कहता है, यदि हरगौरी तहसीलदार ने तहसीलदार बिस्नाथ प्रसाद के नाम 200 बीघे और मेरे नाम से 50 बीघे की लिखा पढ़ी नहीं की तो फिर देखना। हाँ, कायस्थ है, खेल नहीं। सुमृतदास बेतार अब फिर तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के साथ है। अब तो जैसे हरगौरी तहसीलदार वैसे विश्वनाथ तहसीलदार। लेकिन शर्त यही है, संथालों को सब मालूम है। अभी बालदेव जी, बावनदास जी और कालीचरण जी सब एक हो गए। संथाल लोग अच्छी तरह जानते हैं कोई साथ देने वाला नहीं। धर्मपुर में देखा नहीं, ऐसा ही हुआ। इसलिए बड़े बूढ़े ठीक कह गए हैं, यहाँ के लोगों का विश्वास मत करना। जब जिससे जो फायदा हो ले लेना, मगर किसी के साथ मत होना। संथाल संथाल है और दिक्कू दिक्कू। दिक्कू संथाल लोग गैर संथाल को दिक्कू कहते हैं। पांचाय देह को पत्थल की तरह मजबूत बनाता है और पीकर देखो यहाँ का दारू पत्थल को गला देगा। हरगिन नहीं, दिक्कू आदमी भट्टी का दारू इसका विश्वास नहीं। अरे तीर तो है, यही सबसे बड़ा साथी है। साथी साथ छोड़ सकता है, तीर कभी चूकता नहीं। चुनका मांझी क्या बोलता है? डॉक्टर से क्या पूछने गया था? पूछना चाहिए था कालीचरण से, बालदेव जी से, तहसीलदार साहब से। बालदेव और कालीचरण लोगों को धान दिला रहे हैं तहसीलदार साहब से। डॉक्टर ने कहा कि तुम लोग ही जमीन के असल मालिक हो। कानून है, जिसने 3 साल तक जमीन को जोता बोया है, जमीन उसी की होगी। डॉक्टर ने कहा है? डॉक्टर ने? सिनिया मुर्मू हंसती है। डॉक्टर हम लोगों का नाच देखना चाहता है, रोज टोकता है। जवान जोगिया मांझी तीर से पूंछ पर जंगली हंस के पैरों को बांधते हुए कहता है, डॉक्टर ने खरगोश का दाम दिया था 10 रुपया, 12 रुपया दर्जन चूहा, 2 सियार के बच्चों का दाम 50 रुपया। दे सकता है कोई बड़ा आदमी इतना दाम? सरकारी आदमी है मगर घूसखोर नहीं। कालीचरण को एकांत में कहती है मंगला देवी। एकदम अनुनय करके कहती है, काली तुम मत जाना, संथाल लोग नहीं मानेंगे, जरूर तीर चलावेंगे, मैं जानती हूं। तुम नहीं जानते काली बाबू ये लोग कैसे होते हैं। उनकी सूरतें भ्रम में डालने वाली हैं। देखने से पता चलेगा कि बहुत सीधे हैं, मगर तुम मत जाना काली, तुम्हें मेरे सिर की कसम। ठीक ही तो है, जो लोग सरगना मेंबर हैं वे क्यों जाएंगे? वासुदेव सुनरा और सनीचर भी नहीं जाएगा? हाँ, प्यारे भी नहीं जाएंगे। सोमा जट जाएगा? जाने दो, वो मेंबर नहीं। बालदेव जी तो ऐसी जगह जाएंगे ही नहीं, वहां हिंसा का भय है, वे नहीं जा सकते। तहसीलदार साहब लीडर हुए हैं, खुद जाएं या लठेतों को भेजें, हिंसा करें या अहिंसा करें। बालदेव जी तो सिर्फ चवन्निया मेंबर है। बावनदास यदि रहता तो अभी अकेले सबको, मैं तहसीलदार बिस्नाथ के कानून के, मात कर देता। लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया है। 7 दिन हुए चिट्ठी लिखाने गया है, सो लौटा नहीं। गांधी जी को चिट्ठी देगा। गांधी जी को इतनी फुर्सत कहाँ है बाबा जो तुमको जवाब देंगे। लेकिन नहीं, बावन ने बहुत बार चिट्ठी लिखवाई है और हर बार जवाब आया है, भाई बावनदास जी आपका खत मिला। इस बार शशांक जी सबको पढ़कर सुना रहे थे। महात्मा जी ने बावनदास को प्रणाम लिखा है। बावनदास को महात्मा भी भगवान कहते थे। बावन जरूर अवतारी आदमी है,
वो ठीक कहता था, भारत माता और भी जार बेजार रो रही हैं। मैया रे मैया, बाबा हो बाबा। कौन रोती है? रमप्रिया रोती है। उसके भाई गनौरी को तीर लग गया है। कहाँ गया? किसने मारा? संथालों ने? कहाँ? लोग भागे क्यों आ रहे हैं? गांव में कुत्ते भूंक रहे हैं, कौए कांव कांव कर रहे हैं। जोतकी काका ठीक कहते थे, गांव में चील काग उड़ेगा। हंसेरी बलवा लाठी निकाल रे। कहाँ हंसेरी? भाला निकालो रे। कहाँ हंसेरी? कैसा बलवा? क्या बात है? संथाल लोग तहसीलदार बिस्नाथ प्रसाद के 40 बीघा वाले बीहन के खेत में बीहन लूट रहे हैं। नई बंदोबस्ती वाली जमीन में? नहीं भाई, अपनी खास जमीन में, कोठी के पास वाली जमीन में। लाठी निकालो। गनौरी ने हल्ला किया, तीर छोड़ दिया। जांघ में लगा है तीर, लहू की नदी बह रही है, बेहोश है। अस्पताल में टांग कर लाया गया है। संथाल लोग बेखौफ धान का बीचड़ उखाड़ रहे हैं। चलो चलो मारो, साला संथाल, बाहरी आदमी, जान जाए तो जाए। तहसीलदार बिस्नाथ प्रसाद की ही जमीन पर धावा किया है। चलो रे। भौं भौं भूं, कुत्ते परेशान हैं भूंकते भूंकते। रिंग 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 रिंग, डा 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 डा। संथालों के डिग्गा और मादल एक स्वर में बोल उठे, रिंग 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 रिंग, डा 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 डा। आज रिंग रिंग ता धिन ता अथवा डा डिग्गा नहीं, सिर्फ रिंग 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 डा डा डा। ये खेत में बजा रहा है, संथालिनों को सचेत कर रहा है। तुम लोग भी तैयार रहो, डा 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 डा। संथालिनें जवाब देती हैं, रिंग 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 रिंग, अर्थात तैयार है। जूड़े में फूल खोसने में बस जितनी देर लगे, तैयार है। जय काली माई की जय। 200 गलों की आवाज सुनकर काली थान के बड़गाछ पर बैठे हुए कौए एक ही साथ कांव कांव कर उड़ते हैं। कुत्ते और भी जोर से भूंकने लगते हैं। जय काली माई की जय, महात्मा गांधी की जय, इनकिलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद, झंडा हिंदू राज का, हिंदू राज की जय, तहसीलदार बिस्नाथ प्रसाद की जय, बालदेव जी की जय। घेर लो चारों ओर से, भागने न पावे। हो। अब नारा नहीं, सिर्फ हो। घेर घेर, मारो हो। तीर चला रहा है, लेट जाओ, तीर चलाओ, मारो, गुलेटा चलाओ। बिरसा मांझी भागा जा रहा है, मारो भाला। बिरसा पानी में गिर पड़ा, छप, भाला लग गया। सुखानू को क्या हुआ? तीर लग गया कलेजे में। संथालिन भी तीर चलाती हैं, बच्चे भी। बिरसा मांझी गिर पड़ल रे, डाढ़ा डाढ़ा, रीन रीन रीन। गिरने दो, तुम भी गिरो, बैठ के तीर चला सोनिया। सुखी मुर्मू गिरल रे, डाढ़ा डा। गिरने दो, तुम भी गिरो, रीन 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 रीन। जगारी बेटा, ठीक निशाना लगा बेटा, हर गौरी तहसीलदार के कलेजे पर। हाँ, वाह बेटा, डाढ़ा डाढ़ा। हर गौरी तहसीलदार गिरल रे, गिरने दो, रीन रीन रीन। तहसीलदार, हर गौरी तहसीलदार गिर पड़ा। भागो मत। ए सुनो, तुम लोगों को अपना माँ बहन की कसम, गुरु देवता की कसम, काली क्रिया, जो भागे वो दोगला। संथालों के तीर खत्म हो रहे, अब घेर के मारो। मंगलदास को संभालो। चलो, जय काली माई की जय। मारो भाला। अरे बच्चा नहीं है, इसी ने तहसीलदार को मारा है। वाह बहादुर, ठीक है, अब लगाओ गोलेटा उस बूढ़े को, साला डिंगा बजा रहा है। भाग रहा है, साले सब भाग रहे हैं, घेरो, भागने न पावे। संथालें पाट के खेत में छुपी हुई हैं, घेर लो। एकदम फ्री, आजादी है, जो जी में आवे करो। बूढ़ी जवान बच्ची जो मिले, आजादी है। पाट का खेत है, कोई परवाह नहीं। फांसी हो या काला पानी, छोड़ो मत। संथालिनें भी रोती हैं, दर्द से छटपटाती हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं या गाती हैं। कोहराम मचा हुआ है पाट के खेतों में, कोठी के जंगल में। कहाँ 200 आदमी और कहाँ 2 दर्जन संथाल, 1.5 दर्जन संथालिनें। सब ठंडा, सब ठंडा। संथाल टोली के 4 आदमी ठंडे हुए, 7 घायल हुए और एक लड़के की हालत खराब है। संथालिनें दोहरे दर्द से कराह रही हैं। तहसीलदार की हंसेड़ी में 10 गुंडे ठंडे हुए, 12 बुरी तरह जख्मी हुए और 30 आदमी को मामूली घाव लगा है। संथाल टोली को लूट लिया गया। तहसीलदार हरगौरी की हालत बहुत खराब है, शायद नहीं बचेंगे। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 39, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 40, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।
जोतकी ठीक कहते थे, गांव में चील काग उड़ेंगे और पुलिस दारोगा गली गली में घूमेगा। पुलिस दारोगा, हवलदार और मलेट्री 4 हवा गाड़ी में भरकर आए हैं। दोहाई माँ काली, एसपी, कलेक्टर, हाकिम अभी आने वाला है। लहास लहास, बाप रे, कौन कहता था कि अंग्रेज बहादुर का अब राज नहीं रहेगा। तहसीलदार हरगौरी भी मर गए हैं। कोई घर से मत निकलो, पाखाना पेशाब सब घर के ही अंदर करो, घर से निकले कि गिरफ्त कर लेगा। दुहाई काली माँ। बालदेव जी को दारोगा साहब ने बुलाया है, कलिया कालीचरण जी को भी। देखें, ये दोनों तो किसी से डरने वाले नहीं हैं। क्या होता है? 2 लीडर तो हैं। ओह, आप ही यहाँ के लीडर हैं? दारोगा साहब बालदेव जी से पूछते हैं। अस्पताल के फालतू घर में दारोगा साहब कचहरी लगाकर बैठे हैं। मलेट्री ने संथालों को गिरफ्त कर लिया है, जख्मी, घायल और बूढ़े बच्चों को भी। सबको गिरफ्तार किया है? नहीं, जख्मी लोगों को मरहम पट्टी तो कल ही डॉक्टर साहब ने कर दी है। 2 संथाल और 14 गैर संथाल घायलों को पुरैनिया के बड़े अस्पताल भेजा गया है। सबों की लहास भी चली गई है। सिंह जी, शिवशक्कर जी और हर एक टोला से 2-4 आदमी लहास के साथ गए हैं। ना जाने कब लहास मिले। चीर फाड़ कर मिलेगी। हे भगवान! बालदेव जी क्या जवाब दें? लीडर हैं, किसके लीडर? संथाल के या गैर संथालों के? खखार कर गले को साफ करते हुए बालदेव जी के मुंह से बस वही पुराना जवाब निकलता है जो उसने हरगौरी को दिया था जिस दिन कलिया पगला गया था। नहीं हुजूर, हम तो मूर्ख और गरीब ठहरे। मूर्ख आदमी चाहे गरीब आदमी कभी लीडर हुआ है हुजूर? दारोगा साहब बालदेव जी को पास की कुर्सी पर बैठने को कहते हैं। अरे, हम आपको जानते हैं बालदेव जी, बैठिए। वासुदेव और सुंदर एक दूसरे का मुंह देखते हैं। कालीचरण जी को कुछ पूछा भी नहीं। लो, तहसीलदार साहब संभाल लेते हैं। दारोगा साहब यही हैं कालीचरण बाबू, यहाँ के सोशलिस्टों के लीडर। बहादुर है, लेकिन सिर्फ बहादुर ही नहीं, मगज भी हैं। ओहो, कालीचरण जी है। आइए साहब। आप लोग तो साहब क्या कहते हैं, जो ना करवाइए। दारोगा साहब मुंह में पान जर्दा डालते हुए कहते हैं। लेकिन यहाँ तो सुना कि आप लोगों ने बड़े दिमाग से काम लिया है। हमको तो सुबह आते ही सारी बातों का पता चल गया। तारीफ करने के काबिल। वाह! बैठिए। कालीचरण बैठते हुए कहता है। देखिए दारोगा साहब, यदि आपस की पंचायत से सारी बात का फैसला हो जाए तो हम लोगों को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो। आपस की पंचायत से? ये खूनी केस? दारोगा साहब का पान भरा मुंह एकदम गोल हो जाता है। नहीं, ये नहीं, यही आधी बट्टेदारी का सवाल। ओह! दारोगा साहब ने पीक की कुल्ली फेंकते हुए कहा। ओह, सो तो ठीक है। अरे, आप ही हैं सोशलिस्ट पार्टी वाले। कहिए तो, जो काम पंचायत से 4 आदमी की राय से नहीं होगा वो क्या कहते हैं, तूल फजूल से हो सकता है। हिंसा के रास्ते पर तो हरगिज जाना ही नहीं चाहिए। बालदेव जी बहुत गंभीर होकर कहते हैं। क्या कहते हैं? दारोगा साहब बालदेव जी की बात में टीप का बंद लगा देते हैं। क्या कहते हैं? दारोगा साहब बात करते समय खूब हाथ चमकाते हैं और कनखी भी मारते हैं। वासुदेव और सुनहरा एक दूसरे को देखते हैं। बालदेव जी जानते ही क्या हैं जो बोलेंगे। देखा, कालीचरण जी ने कैसा गटगटाकर जवाब दे दिया। हिंसा अहिंसा का सवाल नहीं है बालदेव जी, असल है बुद्धि। यहीं पर हमारी पार्टी के कोई और कामरेड रहते तो हो सकता है दूसरी बात होती। बुद्धि की बात है। कालीचरण बालदेव जी को जवाब देता है। कालीचरण और बालदेव जी ने दारोगा जी को दिखला दिया कि बुद्धि है। उमेर देख कर मत भूलिएगा दारोगा साहब, अब वो बात नहीं। अच्छा तो बालदेव बाबू, जब ये वकुआ हुआ तो क्या कहते हैं, आप कहाँ थे? दारोगा साहब पूछते हैं। बालदेव जी फिर खखारते हैं। जी हुजूर, हम तो मठ पर थे। जी, बात यह है कि हम वैष्णव हैं। उस दिन हमको गुरुजी कंठी देने वाले थे। सुबह तो धान दिलाने में ही कट गई। पिछले पहर को हम जैसे ही कंठी लेकर उठे कि ततमा टोली की रमपिरिया रोती हुई गई। ओह, आपको पहले से कुछ पता नहीं था? दरोगा साहब गंभीर होकर पूछते हैं। जी, इनको क्या, किसी को पता नहीं? खेलावन सिंह यादव हिम्मत से काम लेते हैं। आखिर दारोगा साहब के लिए इतना खाने का इंतजाम भी तो वही कर रहे हैं। ये दारोगा साहब से क्यों नहीं बोलेंगे? तहसीलदार साहब कुछ नहीं बोलते हैं। ओह खेलावन जी, आइए बैठिए। ठीक है, हम यहीं हैं। जरा हुजूर जल्दी किया जाए, उधर ठंडा हो जाएगा। खेलावन जी कहते हैं।
सिर्फ यहाँ के दोनों लीडर ही बुद्धि वाले नहीं, और लोग भी बुद्धि रखते हैं। हुजूर, हमारा लड़का अभी रहता तो हुजूर से अभी अंग्रेजी में बतिया लेता। रामायण जैसी एक किताब है, लाल मोटी, उसी में देखकर वो आपसे अंग्रेजी में बतिया लेता। खेलावन सिंह यादव कहते हैं, अच्छा, आपका लड़का अंग्रेजी बोल लेता है? हाँ, डॉक्टर बाबू से बराबर अंग्रेजी में ही बोल लेता है। मुकदमा का राय भी पढ़ लेता है। बालदेव जी कहते हैं, एड क्लास में पढ़ता है। कालीचरण जी कहते हैं, अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हैं कालीचरण जी? कोई स्कूल में नहीं? वाह साहब, क्या कहते हैं! आपकी बोली सुनकर तो कोई नहीं कह सकता कि आप जाहिल। ओह, पढ़ लिख लेते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं? वाह, रामायण भी पढ़ते हैं, महाभारत भी? ओह, क्या कहते हैं कि बालदेव भी अखबार पढ़ता है। खिलावन यादव कहते हैं, अखबार तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत झूठ बात निकलता है अखबार में। उस बार लिखा था कि एक औरत थी, सो कुछ दिनों के बाद मर्द हो गई। कहिए भला। अच्छा, तो कालीचरण जी, आप कहाँ थे जब ये वकूआ हुआ? दारोगा साहब कमर के बेल्ट को खोलते हुए कहते हैं, अगमू चौकीदार को डर लगता है कहीं दारोगा जी पेटी खोलकर मारना शुरू न कर दें। बालदेव और कालीचरण जी को, जहां दारोगा जी पेटी खोलते हैं कि अगमू का चेहरा फक हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते दारोगा जी। जी, मैं तो उसी दिन सुबह को धान दिलाकर ठीक 12 बजे दिन में ही पुरैनिया चला गया था। तहसीलदार हरगौरी, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी जानते हैं। ओह, आप पुरैनिया गए थे? दारोगा साहब एक लंबी सांस छोड़ते हैं। अच्छा, तो अब उस पहर को काम कीजिएगा दारोगा साहब, तहसीलदार साहब कहते हैं। नहीं तहसीलदार साहब, MP आने वाले हैं, हमको अभी सब काम खत्म कर रखना है। गवाहों का इजहार। जी, कुछ असल गवाही 2-3 लीजिए, और सब बाद में। अरे काली बाबू, बालदेव बाबू, तुम लोग जो सच्ची बात है वही कहोगे, कोई झूठी गवाही तो नहीं। लिख लीजिए इन दोनों के बयान, दस्तखत करना दोनों जानते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? दारोगा साहब धीरे से पूछते हैं। हाँ, दस्तखत करने में क्या है, कालीचरण कहता है। कालीचरण जी हाथ जाड़कर दस्तखत करते हैं और बालदेव जी बड़े पा रे माँ से आस्ते आस्ते लिखते हैं। भाई बालदेव जी सचमुच में साधु हैं। बलदो, दारोगा साहब कहते हैं, बालदेव जी जरा बा में एक लाठी लगा दीजिए और दा के ऊपर क्या कहते हैं, एक तलवार सी, और बा कलम खुद। दारोगा साहब, बालदेव जी नाम में भी लाठी तलवार नहीं लगाते हैं, हिंसाबाद। कालीचरण मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है। दारोगा साहब ठठाकर हंस पड़ते हैं। इसके बाद सभी लोग हंस पड़ते हैं। अलबत्ता जवाब दिया कालीचरण जी ने। दारोगा साहब पानी पानी हो गए। देखो, बुद्धि है या नहीं। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 40, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।